मैं संगीता देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आप सभी का सादर एवं यथोचित अभिवादन एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है वैदिक राज व्यवस्था का नवपरिवर्तनीय प्रयोग। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान, और इस प्रकार वेद का अर्थ है ज्ञान के ग्रंथ, नॉलेज बुक। ज्ञान ही एक मनुष्य को आदमजुग ओ पाशुवत जीवन से निकालकर मनुष्य बनाता है। वस्तुतः वेद भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, समस्त शास्त्रों एवं समस्त ज्ञान विज्ञान की अमूल्य निधि है। महर्षि दयानंद के अनुसार वेद समस्त ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। समस्त सत्य विद्याओं की मूल स्रोत भी वेद ही हैं। वेदों में ही वह ज्ञान निहित है जिससे सभी को महान लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान विश्व में वैदिक ज्ञान का नवपरिवर्तनीय प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि आज वर्तमान विश्व जीवन और प्रकृति संबंधित जिन प्रश्नों के उत्तर की खोज कर रहा है, वेद उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता के साथ देता है। ब्लूमफील्ड के अनुसार वेद भारत का प्राचीनतम साहित्यिक कृति स्तंभ है। इसे भारतीय चिंतन की मूल स्रोत कह सकते हैं। इसी प्रकार विंटरनिट्ज महोदय ने भी वैदिक संस्कृति का महत्व स्वीकार करते हुए कहा है, if we wish to learn the beginnings of our own culture, if we wish to understand the Indo-European culture, we must go to India, where the oldest literature of an Indo-European people is preserved. वेदों के अनुशीलन से उस युग की राजनीतिक दशा तथा शासन संबंधी धारणाओं का भी परिज्ञान भली भांति होता है। अतः आज के लोकतांत्रिक उथल पुथल को देखते हुए मेरा ध्यान इस सर्वोत्कृष्ट एवं प्राचीनतम साहित्य में वर्णित राज व्यवस्था की ओर गया, जिससे आज की लोकतांत्रिक समस्या का समाधान हो सके। अतः प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य वेदों में यह खोज करने का प्रयत्न करना है कि इससे शुद्ध साहित्यिक तत्वों के अतिरिक्त राज व्यवस्था के तत्वों पर क्या प्रकाश पड़ता है और क्या संकेत मिलते हैं। वस्तुतः वेदों में वर्णित भौतिक और सामाजिक विज्ञानों के तत्वों का विशदीकरण और उद्भावना करने वाले ग्रंथ नहीं के बराबर हैं, और राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः वेद में वर्णित राजनीति विज्ञान के मार्मिक और मौलिक तत्वों को प्रस्तुत शोध पत्र में उद्भावित और उद्भाषित किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र 11 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम है भूमिका, द्वितीय है राष्ट्रीयता की भावना, तृतीय अध्याय है राष्ट्रोन्नति के 7 मूल तत्व, चतुर्थ अध्याय राजा के अधिकार एवं कर्तव्य, पंचम अध्याय है प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य, षष्ठम अध्याय सभा एवं समिति, सप्तम अध्याय शासन पद्धति, अष्टम अधिकारी वर्ग, नवम कर व्यवस्था एवं 10वें अध्याय में न्याय व्यवस्था तथा 11वें अध्याय इसका उपसंहार है। वस्तुतः वेदों में राष्ट्रीयता की भावना अपने महनीय रूप में प्रदर्शित है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में सब राष्ट्रवासियों को वाणी भेद, भाषा भेद और धर्म भेद के बिना रहने की अवस्था में भी प्रेम से मिलकर रहने की बात कही गई है। भूमि सूक्त में राष्ट्रभूमि का वर्णन करते हुए उसे धर्मनाधीरता अर्थात धर्म से धारित की हुई भी कहा गया है। वेदों में राष्ट्रोन्नति के मूल 7 तत्व निर्दिष्ट किए गए हैं। बृहत रीत, छत्र शक्ति, दीक्षा, तप, ब्रह्म शक्ति और यज्ञ। इन 7 महाशक्तियों के आधार पर ही कोई राष्ट्र खड़ा हो सकता है, स्थिर रह सकता है, आगे बढ़ सकता है और सब प्रकार की उन्नति कर सकता है। वेदों में राजा के अधिकार एवं कर्तव्य की भी विशद चर्चा है। राज्याभिषेक के अवसर पर
शतपथ ब्राह्मण के प्रयुज्यमान वाक्य वैदिक राजा के कर्तव्यों पर स्पष्ट प्रकाश डालता है। यम ते राष्ट्र यंतासी यमनो ध्रुवो असी दौड़ना कृष्य त्वा क्षेमाय त्वा रई त्वा पोषाय त्वा। वेदों में प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रजा की रक्षा का भार राजा पर होता था। इसके बदले वह प्रजा से स्वामी निष्ठा और आज्ञाकारिता की आशा करता था और उसे प्राप्त भी होते थे। प्रजा के संबंध में कहा गया है कि वे राष्ट्र हित की ही बात कहते थे और करते थे। भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। दोनों ही जनता के द्वारा चुनी गई संस्थाएं थीं और अथर्ववेद में दोनों ही प्रजापति की पुत्रियां मानी गई हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के इंद्र महाभिषेक के संदर्भ में वैदिक युगीन भारत की विभिन्न शासन पद्धतियों का पता चलता है, जिनके नाम हैं साम्राज्य, भोज, स्वराज, वैराज, प्रमोष्ठ, राज, महाराज, आधिपत्यमय तथा सामंत पर्यायी। परंतु वेद एकतंत्र शासन प्रणाली को पसंद न करके प्रजातंत्र शासन प्रणाली का पक्षधर है। भूमि सूक्त में स्पष्टता कहा गया है कि राजा का निर्वाचन प्रजाओं द्वारा होना चाहिए। जहां तक अधिकारी वर्ग की बात है तो अधिकारी रत्नी के नाम से प्रख्यात थे, जिनके पास अभिषेक से पहले राजा को जाना आवश्यक था और इनके नाम हैं सेनानी, पुरोहित, अभिषेचनीय राजा, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्र, संग्रहिती, भागदू और अक्षबाप। साथ ही गोविकट का भी नाम आता है। वेद की सम्मति में प्रत्येक राष्ट्र को 3 प्रकार की सेनाएं रखनी चाहिए: स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना। मरुतों के संबंध में कहे गए ये मंत्र इस बात को द्योतित करते हैं कि युद्ध का उद्देश्य शांति स्थापन था। न सजीयते मरुतो न हन्यते, न सेध्यति न व्यथते, न रिष्यति नास्य रास्य उपदस्यन्ति, नोते ऋषि वा यम राजा नाम व सुषुदथ। इसी प्रकार वेदों में कर व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। सभा उच्च न्यायालय का कार्य संपादन करती थी। इसका कार्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करना तथा तदनुसार दंड विधान होता था। प्रजा जन राज को कर भी प्रदान करते थे। इस प्रकार वेदों में निहित राज व्यवस्था से हम वर्तमान शासन पद्धति में सुधार का प्रेरणा ही नहीं अपितु मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः सभा तथा समिति की सहायता से राष्ट्र का मंगल साधन करना ही वैदिक राज का परम लक्ष्य था। वस्तुतः वेद का भूमि सूक्त तो वास्तव में किसी एक विशेष देश का राष्ट्रीय गीत न होकर मानव मात्र का राष्ट्रीय गीत है। इसमें एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना करके उसके राष्ट्रभक्त प्रजाजनों द्वारा उसकी महिमा और विभूति के गीत गवाए गए हैं और इस प्रकार एक आदर्श राष्ट्र का चित्र उपस्थित करके यह उपदेश दिया गया है कि राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए राष्ट्र से क्या क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या विधान होना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान विश्व एवं वैदिक ज्ञान में समस्या एवं समाधान का संबंध है। दूसरे शब्दों में वर्तमान समस्याग्रस्त विश्व की समस्याओं का समाधान वैदिक ज्ञान में ही निहित है। वस्तुतः विश्व कल्याण की कामना से ही तो वैदिक संस्कृति अनुप्राणित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।